हाँ बच्चों। तो बच्चे अब तक हमने डिफरेंशिएशन खत्म कर लिया। उसके बाद फिर मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम बता दिया। और उसके बाद आता है जो आपका अगला मैथमेटिकल टूल्स है, वो है आपका इंटीग्रेशन। एंड देन आखिरी में हम करेंगे वेक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो जैसे हर टॉपिक में हमने ये समझा कि आखिरकार उस टॉपिक का मतलब क्या है, उस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी एक आइडिया लेंगे कि इंटीग्रेशन का एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो, इंटीग्रेशन का अगर मैं लिटरल मीनिंग बताऊं आपको, तो इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन का लिटरली बताऊं कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है समेशन। ठीक है, या एडिशन। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप 9th 10th के क्लासेस में मान लो आपको करना 1+2+3+4+5 इस तरह के कुछ एडिशन करने होते थे, तो आप क्या लिखते थे? सिग्मा ऑफ समथिंग लिखते थे आप यहाँ पे, है ना, सिग्मा ऑफ एन लिखते थे, कुछ ऐसा लिखते थे आप। मतलब यहाँ पे आप एडिशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो आखिर उस सिग्मा से क्या अलग होगा? ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही चीज समझना है कि आखिर यहाँ पे हम किस तरह के एडिशन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? समेशन। और जब हम समेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही सिग्मा, जो आप पहले सिग्मा इस तरीके से लिखते थे, इस सिग्मा को हम एक कुछ इस तरीके के नोटेशन से रिप्लेस करेंगे, जिसको हम इंटीग्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल बोलेंगे, ऐसा कुछ, या इंटीग्रेशन का साइन बोलेंगे, राइट। ठीक है, तो ये तो आपको इसका पहला मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन या समेशन। अब अगर मैं आगे बढ़ूं कि आखिरकार इसको आप किस तरीके से आगे यूज करोगे, तो मैं आपको अभी ही बता देता हूं, जो कि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंटीग्रेशन का एक और सुंदर सा मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व। अब ये एरिया अंडर कर्व, आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन भी माना जाता है इंटीग्रेशन का। कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? जस्ट टू फाइंड आउट द एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो अपने कहानी को यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन किस तरीके से एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इसको समझेंगे। तो उसको समझने के लिए ऑब्वियसली अपने को क्या करना पड़ेगा? एक कर्व लेना पड़ेगा, तभी तो हम एरिया अंडर कर्व समझेंगे। तो चलिए लिया जाए, एक कर्व कंसीडर करते हैं यहाँ पे। मान लो कि हमने यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे एक कर्व ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर्व बना लेते हैं। ठीक है, एक कर्व ले लिया, और ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये कर्व का अभी तो मैंने एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये कर्व सिर्फ इतना ही तो होगा नहीं, ये कर्व इतना तभी होगा जब आपने यहाँ पे बाउंड्री सेट कर दिया होगा। लेट्स से कि ये इसका लोएस्ट बाउंड्री है और ये इसका हाईएस्ट बाउंड्री है, मतलब कि मैं x के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। कि x के एक वैल्यू, मतलब x1 से कुछ आप x2 तक जाना चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसी पोर्शन को कंसिडर करना चाह रहे हो, तो ये पोर्शन में x का एक लिमिटेड रेंज है। सिमिलरली y का भी एक लिमिटेड रेंज होगा। बट जरूरी तो नहीं है कि कर्व इतना ही, कर्व तो दोनों तरफ एंडलेस होता है, तो उसको इनडेफिनिट बोल देंगे। और ये जो अगर हमने ये फिक्स कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे डेफिनेट। आगे मैं बताऊंगा डेफिनेट और इनडेफिनिट का मतलब क्या है। बट फिलहाल तो ये समझते हैं कि यहाँ पे हम एरिया अंडर कर्व, जो हमने कहा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट करता है, वो किस तरीके से करता है, इसको समझा जाए। तो एक बात समझो, मान लो कि मैंने क्या करा, यहां से एक्स एक्सेस से कुछ, सॉरी वाई एक्सेस से कुछ एक्स डिस्टेंस पे गया, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा dx विड्थ था, एक छोटा सा dx विड्थ का मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिया। अब ये स्ट्रिप कंसीडर करने के लिए मैं देखो एक छोटा सा आपके सामने कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा नहीं, लेट मी ड्रॉ इट। तो ऐसा कुछ आ जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया बेटा, जिसका विड्थ क्या है, dx है। ठीक है, ये dx विड्थ का एक स्ट्रिप है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x माना तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस dx, है ना। अब यहाँ पे चूंकि मैंने अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो काफी ज्यादा बिट्स लग रहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसका बिट्स बहुत ज्यादा लिया है। ये जो बिट्स है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा लिया है। ठीक है, एक्चुअली में जो dx है, ये dx कैसा क्वांटिटी है, ये dx तो अपने आप में बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, जिसको आप क्या बोलते हो, इनफाइनेटेसिमली वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। तो अगर इस dx विड्थ के स्ट्रिप को अगर मैं देखूं तो इसको दो हिस्से में बांट सकता हूं बेटा। देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से मैं दो हिस्से में इसको बांट सकता हूं। इसमें आप देखोगे कि एक तो ट्रायंगुलर पोर्शन है ऊपर, और एक नीचे की तरफ क्या है, रेक्टेंगुलर पोर्शन। क्या है, इधर रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, ये ऐसा कुछ है ना, ये आपका एक रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, और इसके ऊपर एक यहाँ पे आपको ये ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है, ऐसा कुछ। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, अब मुझे इस स्ट्रिप का एरिया लिखना है। ये एक मैंने बहुत ही पतला सा स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, बहुत ही थिन स्ट्रिप है। ये क्या है, थिन स्ट्रिप है। अब एक बार इस छोटे से थिन स्ट्रिप के एरिया को लिखने की कोशिश करना। एरिया ऑफ द थिन स्ट्रिप। अगर आप उस थिन स्ट्रिप के एरिया को लिखोगे तो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं नीचे लिख देता हूं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूं बेटा कि चूंकि ये जो स्ट्रिप है ये बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है, तो क्या मैं उस पतले से स्ट्रिप का एरिया लिखते टाइम मैं क्या इस ट्रायंगल के एरिया को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ये तो कुछ इस तरीके से है, मतलब आप समझो कि एक लाइन के बराबर है इसका थिकनेस, अगर मैं समझाने के लिए समझाऊं तो उस लाइन के थिकनेस के बराबर एक स्ट्रिप है, उसकी टिप पे यहाँ पे एक छोटू सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस स्ट्रिप का एरिया जो होगा वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप। अगर मैं इसको नीचे करके लिख दूं और यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे जो ये एरिया था इसका, ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला एरिया, क्या मैं इस एरिया को दिस ट्रायंगुलर एरिया कैन बी निग्लेक्टेड, क्या मैं इस ट्रायंगुलर एरिया को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, मैंने बताया, चूंकि जो ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप अपने आप में बहुत ही, ये जो स्ट्रिप है ये बहुत ही पतला स्ट्रिप है। तो इस पतले से स्ट्रिप के टिप पे अगर एक छोटू सा ट्रायंगुलर एरिया है, क्या इस ट्रायंगुलर एरिया को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। और अगर मैंने उस ट्रायंगुलर एरिया को इग्नोर कर दिया तो फिर जो बचा हुआ एरिया है वो तो सिर्फ और सिर्फ ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है, जिसका एरिया लिखना हमारे लिए आसान है ना। तो ध्यान से समझना, क्या मैं मान सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स पे जो वैल्यू है वही वैल्यू ऑलमोस्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स पे होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं आएंगे। तो अगर मैं यहां पे बोलूं
अगर यहां पे वैल्यू y है तो ये y प्लस डी वाई हो जाएगा, है ना, y प्लस डी वाई। अब आप चाहो तो यहाँ पे निकाल भी सकते हो, अगर x पे ये है तो जो नेक्स्ट होगा कि x प्लस डी एक्स रखोगे तो वो सिंपली y में थोड़ा सा चेंज ला के देगा आपको। उस चेंज को हमने डी वाई बोल दिया। अगर मैं थोड़ा सा और इसको ढंग से लिखूं साफ साफ, तो उस चेंज को हमने क्या नाम दे दिया, डी वाई। क्लियर है? तो इफेक्टिवली क्या मैं मान सकता हूं कि ये जो टॉप लेवल है इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का वो वाई पे होगा। तो क्या मैं इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को लिख सकता हूं वाई इंटू डी एक्स? अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ भी कर दूं वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, किसका, ये वाला विड्थ तो डी एक्स है और ये वाला हाइट वाई है। ऐसा कुछ वाई इंटू डी एक्स। अब आप देखो ध्यान से, ये जो y इंटू डी एक्स है ये तो बहुत ही छोटू सा एरिया है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ऐसे ही मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स के एरिया यहाँ पे निकाल लूं और उन सबको ऐड कर दूं तो क्या मुझे ये पूरा एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा? अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स के एरिया को निकाल करके एक साथ ऐड कर दूं तो क्या मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स। अब उस सम को आप कैसे लिखते हो? अभी भी बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक्चुअली में समेशन या एडिशन, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो इससे, इस साइन से, जिसको इंटीग्रल का साइन आप कहते हो, इंटीग्रेशन का साइन कहते हो। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स को मुझे ऐड करना है तो मैं लिख दूंगा सिग्मा वाई डी एक्स के जगह इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिख दूंगा यहाँ पे। तो क्या मैं इसको लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स? चलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, समझे बात को? अब आप ध्यान से देखो, ये जो वाई डी एक्स है इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या कह देता हूं, डीए बोल देता हूं। हमने इसको डीए बोला है, लेट्स से डीए। अगर आप छोटे छोटे एरिया को ऐड करोगे तो वो आपको बड़ा सा एरिया देगा। क्या देगा? बड़ा सा एरिया देगा। हाँ या नहीं? क्लियर है बातें? तो यहां से अपने को ये समझना है कि इंटीग्रेशन हमें किस तरीके से एरिया अंडर कर्व देगा, ये हमें समझ में आया। ये समेशन ही अल्टीमेटली जाकर के एरिया अंडर कर्व बन जाता है। क्लियर है? अब इसमें दो तरह की बातें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x1 से x2 तक के बाउंड्री को फिक्स किया है तो ये बाउंडेड कर्व हो गया एक तरीके से। बेसिकली हमने बोला कि ये बाउंडेड इंटीग्रेशन, बाउंडेड एरिया है ये, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं ये बाउंड्री नहीं रखता, अगर ये बाउंड्री मैं नहीं रखता तो बोलता, उसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे कि एरिया अंडर एक्स वाई कर्व इज इक्वल टू वाई डी एक्स। ठीक है, बिटवीन x1 टू x2, मतलब यहां पे आप x के वैल्यू को कहां से, x से x1 से x2 तक लेके जा रहे हो, मतलब आपने लिमिट लगा दिया। इसको लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
इसको लिमिट बोलते हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। अगर ये बाउंड्री आप नहीं लगाते तो वो कहलाता इनडेफिनेट। क्या कहलाता? इनडेफिनेट कहलाता। क्लियर है? तो ये दो बातें क्लियर रहना चाहिए। आपको जब रूल्स बताऊंगा उसके बाद में मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि आखिर ये लिमिट कैसे पुट करते हैं। ओके, तो पहला तो हमें ये समझना था कि जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन किस तरीके से एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें समझना था और वो हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन में पहले हमने डिफरेंशिएशन का मतलब समझा था, उसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझा था, उसी तरीके से यहाँ पे हमने अभी इंटीग्रेशन का मतलब समझा और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के रूल्स देखेंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक एक करके इंटीग्रेशन के रूल्स को देखेंगे। अच्छा, एक चीज और कि आखिर इसको पढ़ा कैसे जाएगा जी? पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप पढ़े थे, वैसे इसको यहां पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ वाई विद एक्स। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये जो वाई है इसको आप इंटीग्रल फंक्शन कह सकते हैं कि इसको वो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, मैं लिख भी देता हूं कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाई की जगह क्या है? एफ ऑफ एक्स x1 से x2 तक। ये ध्यान रहे कि आप इंटीग्रेशन में भी इस बात का ध्यान रखेंगे। याद कीजिए वहां पे डिफरेंशिएशन में आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तभी कर पाते थे जब दोनों, जैसे याद कीजिए एफ ऑफ एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, यानी कि एफ जो है वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तभी आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इस दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही बातें? जैसे मान लो यहाँ पे होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और आपको निकालना होता डी वाई बाई डी एक्स, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ता डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो फिर बाद में फाइनली वो डी टी अपॉन डी एक्स रह जाता आपका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं एक स्टेप और इसको आगे लिख भी दूं तो लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? जी एक्स है। तो जी एक्स विथ लिमिट x1 टू x2, यहीं पे मैं लिमिट भी लगाना सिखा देता हूं। तो पहले क्या करते हैं कि जी एक्स में आप पहले अपर लिमिट रखोगे यानी कि x2, फिर माइनस का साइन लगाओगे एंड देन फिर लोअर लिमिट रख दोगे। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और फिर हम चलते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ। किधर चलते हैं? रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। इजी इजी रूल्स है, जैसे डिफरेंशिएशन में आपको सारे रूल इजीली याद हो गए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको रूल्स आसानी से याद हो जाएंगे, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अभी रूल बताऊंगा तो फिर आपको एक और बात बताऊंगा कि इंटीग्रेशन को एक और नाम देते हैं, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। तो सबसे पहला आता है जी पावर रूल। जैसे वहां पे पावर रूल था वैसे यहाँ पे भी पावर रूल है। पावर रूल मतलब पावर फंक्शन पे हम इंटीग्रल लगाएंगे, राइट? तो पावर रूल किसके लिए एप्लीकेबल था जी? पावर रूल था एप्लीकेबल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स पावर n के लिए, जहाँ पे x क्या था? x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और n क्या था? n एक कांस्टेंट था, यानी कि n एक नंबर था। तो अगर मुझे इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो x पे पावर n इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से इसका इंटीग्रेशन ध्यान से समझना। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? जो पावर होता था उसको कोएफिशिएंट में लाते थे और फिर पावर को -1 कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है
कि जो पावर है उसको 1 से बढ़ा देंगे और आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ पावर जो पावर बन गया उसी से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। और अगर हमने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाया है तो यहाँ पे बेटा एक कांस्टेंट ऐड होता है जिसको आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हो, लेट्स से सी नॉट। दिस सी नॉट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको देख के घबराना मत, मैथमेटिक्स में इससे बहुत चर्चा होगा, ये आपको फिजिक्स में कभी परेशान नहीं करने करेगा, ये अपने आप हट जाएगा। जब आप लिमिट रखोगे ना तो कट जाता है, लोअर लिमिट में भी आता है और अपर लिमिट में भी आता है, तो माइनस की वजह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तूफान आ जाएगा, बट फिर भी हम अगर नोट्स बना रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम टर्म्स को कम से कम करेक्ट लिखें। सो दिस वाज योर फर्स्ट रूल, दैट इज पावर रूल, कि अगर कोई पावर फंक्शन है एक्स पे पावर एन, तो आप एक्स पे जो पावर एन है उस पावर को 1 से इंक्रीज कर दो, 1 से इंक्रीज कर देते हो, एंड देन जो इंक्रीज्ड पावर होता है उस पावर को आप डिनोमिनेटर में ले आते हो पूरे फंक्शन का, यानी कि उससे डिवाइड कर देते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी मैं बताते चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, लेट से इंटीग्रेशन को मैंने आई बोल दिया, y dx, और एक्स क्यू है एक्स क्यू dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर 3 प्लस 1 डिवाइड अपॉन 3 प्लस 1 और प्लस में सी नॉट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी नॉट। अब यहीं पे अगर लिमिट होता, अगर लिमिट होता मान लो इसी में, अब एक लिमिट वाला भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 2, अब इसका निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट इट बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3 मान लेता हूं, इसको मैं इस बीच में इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो देखो लेट से इसको मैंने i बोल दिया, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 1 से 3 तक, डायरेक्टली मैंने लिमिट रख दिया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स पे पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी नोट लगा देता हूं फिलहाल के लिए, देखो बाद में ये कैसे कट जाता है, ताकि आपको ये दिख जाए एक बार और आप बार बार इसको लिखना बंद कर दो। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो इंटीग्रेट करके फंक्शन जो जी ऑफ एक्स बनता है उसमें पहले आप अपर लिमिट रखते हो, तो अपर लिमिट रखा जाए जी, तो अपर लिमिट कितना है 3, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी नॉट, माइनस फिर लोअर लोअर लिमिट रखा जाए 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी नॉट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो सी नॉट है ये सी नॉट प्लस के साथ और ये सी नॉट अल्टीमेटली माइनस के साथ आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सी नॉट का कोई रूल नहीं रहता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 1/3, दिस इज द आंसर। ये अगर और सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 26/3 यूनिट, जो भी यूनिट होगा। क्लियर है, मैं इसके आखिरी में इसका एप्लीकेशन और बेहतर बताऊंगा कि आखिर फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, फिलहाल तो चीजों को समझते चलो। सो दिस वाज योर पावर रूल। ठीक है, पावर रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है, जैसे वहां पे था सम एंड डिफरेंस रूल, किसमें, डिफरेंशिएशन में, उसी तरीके से दूसरा आता है यहाँ पे सम एंड डिफरेंस रूल। इजी है, याद कीजिए, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि अगर दो फंक्शन को एक साथ, जैसे आपको मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, मान लो यहाँ पे एफ की जगह साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है, ये दो अलग अलग फंक्शन है, इसको पूरे को मैंने मान लिया कि ये एक कोई फंक्शन होगा, मान लो ए है ये। ठीक है, अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या करते थे, दोनों को सेपरेटली आप डिफरेंशिएट करके फिर वापस वो जो बीच में प्लस या माइनस था उसको लगा देते थे। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हम करेंगे, इंटीग्रेशन में भी वही करेंगे। लेट्स से कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ध्यान रहे कि दोनों सेम वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए,
तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे ना अदरवाइज। तो अगर मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हो आई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, तो आप क्या लिखोगे इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा ये, मैंने आपको बोला था कि अगर ये प्लस या माइनस में तो उनको सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट कर दो। तो सेपरेट किया तो पहले एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, फिर जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज योर इंटीग्रेशन। अब मान लो कि यहाँ पे माइनस साइन होता, तो आप यहाँ पे भी माइनस साइन लगा देते, यहाँ पे भी माइनस साइन लगा देते, सिंपल सा बात। सो दिस इज सम इंडिफरेंस रूल। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे हम एक साथ इन सबको एक साथ देखेंगे एग्जांपल्स में। तो ये दूसरा था। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो सबसे पहला है साइन एक्स का इंटीग्रेशन जी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी नॉट, एक कांस्टेंट आ जाएगा। एंटी डेरिवेटिव एग्जैक्टली उल्टा होगा कहानी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, एंटी डेरिवेटिव बोलने का मतलब मैं आपको और समझा रहा हूं कि जो इंटीग्रेट करने के बाद आ रहा है इसको डिफरेंशिएट करके ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए। तो कॉस का खुद का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आता है, और उस माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहला हो गया कॉस का, दूसरा सॉरी पहला हो गया साइन का, दूसरा अगर यहाँ पे कॉस एक्स रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन नहीं प्लस साइन, नॉट माइनस साइन, प्लस साइन एक्स प्लस सी नॉट। ठीक है, तीसरा अगर मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स होता, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी नॉट। टेन को वहां डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता था, सेक स्क्वायर मिलता था, तो यहां पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स आ जाएगा। फोर्थ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, सेक एक्स। ये सब कांस्टेंट मैं सी नॉट ही लिख रहा हूं, मतलब सब बराबर ही नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर्मूले को याद करने में आसानी है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। फिफ्थ, याद कीजिए क्या था, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी नॉट। सिमिलरली सिक्स की बात करूं, एक और क्या था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी नॉट। तो ये जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ये मैंने उनके इंटीग्रेशन आपको लिख के दिए, और इतने से आपका काम चल जाता है धूमधाम से। मैं अगर और ऑनेस्टली आपको बताऊं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बेसिकली ये दो है, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभार आता है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हो तो आता है, अच्छे मतलब फिजिक्स में जब अच्छे मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं तब यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, कभी कभार सेक स्क्वायर का भी इस्तेमाल हो सकता है। जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा वो मैं अभी दो बताता हूँ, सेवेंथ एंड एट्थ, उसको ध्यान से समझना, इसलिए मैं इसको कलर भी रेड से लिख रहा हूँ। जैसे वहां पे चेन रूल जैसा था वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे होगा।
लेट्स से कि अब आपको साइन एक्स नहीं बल्कि साइन ए एक्स प्लस बी है, जहां पे ए एंड बी कांस्टेंट है। अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा, ध्यान से समझना। वहां पे आप चेन रूल लगाते तो क्या होगा, साइन का कॉस हो जाता था, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू आप लिखते थे ए। बट अब यहाँ पे ये ए जो है वो डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो साइन का माइनस कॉस, और जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में है उसको एज इट इज लिख दो, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई जो यहाँ पे आर्गुमेंट में है वहां पे ए दिख रहा है, आप इसको ए से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये गलती से मत समझ लेना कि अगर ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा होता, और अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होता तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता था, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स अपॉन 2x प्लस 2? नो, अ बिग नो, एकदम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, रॉन्ग है ये। क्या है ये? रॉन्ग है ये सब आपकी यूज का है नहीं, इसलिए मैं इस पे जा भी नहीं रहा हूं। ओके, आपके काम का सिर्फ इतना है, तो ये आप ध्यान रखें। आता कैसे है? सिंपली इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं एक बार करके दिखा देता हूं, देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, एक बार मैं बस करके दिखा देता हूं ताकि आपको आसान लगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। कैसे आता है देखना ध्यान से, इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो ध्यान से, हमने मान लिया कि लेट ए एक्स प्लस बी जो है वो टी के बराबर है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा, ए डी एक्स, बी का डिफरेंशियल 0 और इधर आ जाएगा डी टी। तो यहां से आप ध्यान से देखो कि डी एक्स क्या बन गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। ठीक है, अब अगर मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, तो जो नया आई बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी की जगह तो टी था और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन ए। अब ये ए तो जो है ये कांस्टेंट है, जैसे वहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर का रूल लगता था, यहां पे भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर का रूल लगेगा कि पूरा का पूरा जो ये इंटीग्रल है वो 1/a से मल्टीप्लाइड है, तो ये बाहर कर दो इसको। तो बाहर कर दिया तो कितना आ गया ये, यहाँ पे आ गया ये 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब साइन टी डी टी का आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। तो साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पहले तो 1/a जो लिखा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया और साइन टी डी टी का माइनस कॉस टी। अब वापस टी का वैल्यू ला के रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी, यानी कि माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड अपॉन माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड अपॉन ए। सो दिस इज हाउ दिस मेथड वर्क्स, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, मैथ्स में आप ऐसे भी सीख लेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सिमिलरली अगर मैं कॉस के लिए करूं, अगर मैं सिमिलरली, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 8, कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी नॉट। तरीका मैंने आपको देखो बता दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। अगर कोई और भी यहाँ पे मान लो इस ए एक्स प्लस बी की जगह कोई गंदा सा फंक्शन होता तो आप ट्राई कर सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू, लेकिन फिजिक्स में उतना आता नहीं। फिजिक्स में अपना काम इससे धूमधाम से चल जाता है। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो छोटे छोटे और फंक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। नाइन्थ, नाइन्थ नहीं, रूल हो जाएगा ना ये रूल, हाँ, एक्सपोनेंशियल एंड
इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। याद कीजिए कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी नॉट। नंबर, ये रूल नंबर 3, इसको मैं वापस 3 बोल देता हूँ ऐसे, यहां से ध्यान रहे। ठीक है, इन सबको ABCD कर देते तो ठीक रहता, बट ठीक है 1 2 3 बोल दिया ट्रिग्नोमेट्री में, अब उसको करेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, नंबरिंग चेंज कर लीजिए। वैसे अगर मैं फोर्थ रूल की बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसमें डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स का वही होता था, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स, सेम ही होगा, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, ये आपका आ जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है, उन पूरे सबको देख लिया। ठीक है, अब इसमें एक आखिरी छोटा सा सेगमेंट बचता है कि इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी बताया था आपको एरिया अंडर कर्व निकालने में इसका यूज होता है, तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन होता है एरिया अंडर वीटी कर्व, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे होता है ये देखेंगे हम काइनेमेटिक्स में। डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एरिया अंडर एक्सेलरेशन, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व, एटी मतलब एक्सेलरेशन टाइम कर्व, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। तीसरा एरिया अंडर एफटी कर्व, फोर्स टाइम कर्व, ये देता है आपको चेंज इन मोमेंटम, ये देखेंगे न्यूटन्स लॉ में। ये सारे एप्लीकेशंस आगे आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे और भी एप्लीकेशंस आएंगे, वो सारे अभी बहुत ज्यादा आप नहीं जानते हो, तो अभी उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे जैसे आगे सिलेबस प्रोसीड करेगा वैसे वैसे मैं आपको ये एप्लीकेशंस बताते चलूंगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, और कहीं भी दिक्कत आता है आप हमें बेशक बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने का। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।